Hello students, today in this lecture we are going to start application of trigonometry of class 10th. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो है कहीं घूमने फिरने भी जाते होंगे, तो देखिए ऑन द वेज आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, रिवर्स, एरोप्लेन्स, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो कभी कभी आप मन करता भी है कि बताओ, ऐसा सोचते हैं कि ये रिवर्स की जो ब्रेड्थ है वो कितनी होगी, या फिर वो एरोप्लेन जा रहा है वो मेरे से कितनी डिस्टेंस पर होगा, या फिर हाइट उसकी ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर वो जा रहा है, ठीक है। या फिर कोई बिल्डिंग है तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे से इसका टॉप जो है ना कितना डिस्टेंस पे होगा, या फिर इसका जो फुट है वो मेरे से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो बेटा इसको इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई तरीका तो नहीं है कि मैं जो है ना एरोप्लेन जो जा रहा है उसकी मैं यहाँ से उसकी डिस्टेंस फाइंड कर पाऊँ। ऐसा कोई मेरे पास मेजरमेंट का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, कि कोई ऐसा कोई स्केल नहीं है हमारे पास। तो बेटा ऐसी सिचुएशंस को समझने के लिए और ऐसी सिचुएशंस की जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं जो कि आप पहले से ही स्टडी कर चुके होंगे, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड टेंजेंट, दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं। तो देखिए उनका हम यूज करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है और क्या हमें इसमें डिस्कस करना है। स्टार्टिंग हम कैसे इसमें जो बेसिक्स हैं वो क्या है, बेसिक कुछ टर्म्स हैं, कुछ एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हैं उनको हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंसल्ट करेंगे, ठीक है बेटा, और उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के एंगल देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब वो क्या क्या होते हैं एंगल्स। नंबर 1 ये बेटा एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। सेकंड जो एंगल है उसमें होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बेटा। अब क्या होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए हम जो है ना किसी बिल्डिंग पे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए, ठीक है, और ये मेरे पास ये ग्राउंड है। हमारी पोजीशन इस पॉइंट पे है जिसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया। तो ए बी इज़ द बिल्डिंग है कोई। यहाँ हमारे पास एक मान लीजिए एक बर्ड है, ठीक है बेटा, एक बर्ड यहाँ फ्लाई कर रहा है, और एक नीचे ज़मीन पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ मान लिया मैंने, तो इसकी जो पोजीशन है वो सी है, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सी है। इस बर्ड्स की बेटा पोजीशन मैंने डी मान ली, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने देखो, अगर हम यहाँ पर बैठ के, कोई भी बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है कोई, ठीक है ना, कोई पर्सन यहाँ पर है, और यहाँ से अगर वो सामने देखता है तो बिल्कुल ऐसे देख मतलब सामने का मतलब बिल्कुल पैरेलल टू अर्थ, पैरेलल टू ग्राउंड उसको देखना है तो ऐसे देखेगा सामने, ठीक है ना।
अच्छा, अगर उसको मान लीजिए कि यहाँ से उसको इस बर्ड को देखना है, ठीक है ना, तो बेटा इस बर्ड को जैसे वो देखेगा तो ये ऐसे देखेगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने इस आइज़ को अपवर्ड ले जाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो एंगल बनता है, ठीक है ना, इस ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है, ठीक है ना, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ध्यान रखना है कि जब हम अपने आइज़ को थोड़ा अबव द ग्राउंड, ठीक है ना, हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर बैठ के कोई पर्सन अगर इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको अपनी आइज़ को डाउनवर्ड ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो नीचे झुकाना पड़ेगा उसको, आँखों को। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना बेटा, जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये वाला एंगल कितना हमने झुकाया, ठीक है ना बेटा, इसको अल्फ़ा एंगल बोलेंगे, तो इसको मैंने बीटा बोल दिया, ठीक है ना। तो ये हम सामने देख रहे थे, यहाँ से हमने कितना अपनी आइज को ऊपर उठाया, इतना रोटेट कर दिया, तो जो एंगल बना, ठीक है ना, ये जो एंगल बना ये वाला, इसको कहते हैं, ये अल्फ़ा एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम इसको ज़मीन पर पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहाँ से हमने अपनी आइज़ को कितना रोटेट किया नीचे की तरफ, इतना रोटेट किया, तो जो एंगल जो हमने नीचे हमने रोटेट किया अपने आइज़ को, ठीक है ना, तो ये जो एंगल बना हमारे पास, ये है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन का नाम वैसे भी जानते हो, डिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी है जो ना डिप्रेशन में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। एलिवेशन का मतलब हम ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी आइज़ को रोटेट करते हैं अबव द ग्राउंड, ठीक है ना, या ऊपर की तरफ, जैसे हम सामने देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ हम रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब हम नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसको एप्लीकेशन को समझने के लिए यहाँ पर ये दो एंगल्स हैं हमारे पास, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और विदाउट ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत इनका यूज़ होता है, ठीक है बेटा। तो विदाउट हम इनके एंगल के हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक ये हमारी समझ में नहीं आते, ठीक है ना। तो इतना आपको समझना है कि जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे कितना टर्न हुआ तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये अब हम यहाँ नहीं हैं, अब हम यहाँ कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है बेटा, और यहाँ से उसको देख रहा है, तो देखो यहाँ बैठा हुआ है, ऊपर देखना पड़ रहा है उसको, तो ये भी क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, क्योंकि ये बिल्डिंग है हमारे पास, इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है बेटा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अगर यहाँ बैठ के और हम एक हमारे पास नीचे जो है ना एक मान लीजिए एक गड्ढा खोदा हुआ है ये, ठीक है ना, और हम इस गड्ढे के अंदर, जैसे मान लो कि ये वेल है, ठीक है ना, कुआं है, और कुआं के अंदर हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि हम जो ना कहाँ देख रहे हैं कि उस कुएं के अंदर देख रहे हैं, तो हमें अपनी नज़रों को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो जितना जो एंगल ये बना यहाँ पर, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बेटा। तो जहाँ भी बैठ के हम अगर ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और हम उसी स्थान से अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमारी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे हम ज़मीन पे बैठ के देखें, चाहे हम किसी बिल्डिंग पर बैठ के देखें, चाहे हम किसी टावर पे बैठ के देखें, ठीक है ना। जब हम सामने देख रहे हैं कोई एंगल नहीं बनेगा, अगर ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और हम सामने से नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनको समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ यहाँ पर एक दो बातें और हैं जो हमें यहाँ पर सीखनी चाहिए। कि देखिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ABC। अब ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, और ये मान लो मैंने ये एक थीटा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये थीटा है तो और ये भी थीटा हो जाए,
ठीक है ना। ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, दो साइड इक्वल होंगी, तो ये और ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये एंगल 45 दे रखा होता है आपको और ये भी 45 गिवन होता है, क्योंकि ये 90 है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो 45 के ही होंगे, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये 30 का हो जाए तो ये भी 30 का हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो वेरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि बेटा 3 एंगल्स का सम भी तो कितना होना चाहिए, 180। अब 180 तभी होगा जब ये 45 ये 45। तो ध्यान रखना है कि अगर राइट एंगल में कभी कोई एंगल अगर आपको 45 दिख जाए, जैसे मान लो अगर ये दिख जाए या फिर ये दिख जाए, तो समझ लेना कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, इसको मैंने ए बी सी माना हुआ है और ये 90 एंगल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें एक कंडीशन और हो सकती है, ठीक है बेटा। क्या हो सकती है कि अगर कोई ये डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में से कुछ आपको दे रखा है, जैसे मान लो कि ये x दे रखा है, ठीक है ना, और इसका 1/√3 टाइम्स ये दे रखा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये x डिस्टेंस है और इसका ये 1/√3 टाइम्स ये है, 1/√3 टाइम्स x, ठीक है बेटा, ऐसे। तो कहने का मतलब ये एंगल हमेशा कितना होगा, 30 होगा। ध्यान रख लें, अगर डिस्टेंस है वे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये 1/√3x है, ठीक है ना, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 30 एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है ना बेटा, वो x होगी, तो ये जो बेस होगा वो कितना होगा, 1/√3x होगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ये एंगल मान लीजिए ये हमारे पास x है, ठीक है ना, ये x है और ये इसका √3 टाइम्स है, ठीक है बेटा। मैंने PQR ट्रायंगल मान लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर बेस का जो बेस है ना उसका √3 टाइम्स अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल फिर 60 का होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको एकदम से याद रहनी चाहिए। अगर ये बेस x है, अगर ये √3x है, तो एंगल ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंगल 60 बनेगा और ये एंगल 60 बनेगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये x है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है। क्योंकि आप जानते हो कि ये 30 मैं टेंजेंट में लगाऊंगा, tan 30, तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, x अपॉन, अच्छा ये गलत हो गया बेटा, हाँ इसको मैं नहीं कह सकता, ये 60 होगा, ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये 60 और यहाँ पर भी ये 60 बनेगा, ठीक है ना। ये √3 टाइम्स अगर है, देखो यहाँ पर गलती हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी। देखो बेटा ये x है और ये √3x है, तो ये बन जाएगा आपका 30, और अगर ये √3x है और ये x है तो ये बन जाएगा आपका 60। हाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये आपको बहुत ज़रूरी है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर परपेंडिकुलर x है, बेस √3x है, तो ये 30 एंगल होगा, और अगर ये √3x है और ये x है तो ये 60 होगा, ठीक है। अगर ये x है, इसका √3 टाइम्स ये है तो 60, अगर ये x है, इसका √3 टाइम्स ये है तो ये 30। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये 20 है, ठीक है ना, और ये आ जाए 20√3, तो इसका मतलब ये एंगल 30 होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास मान लीजिए 60√3 आ जाएगा और ये है मेरे पास 60, तो इसका मतलब ये 60 एंगल आपका बन जाएगा, ठीक है बेटा।
तो ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बस आपको यूज़ करना है। जैसे टेंजेंट का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, जैसे टेंजेंट 30 का यूज़ कर लिया तो क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 20/20√3 क्या हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 टेन 30 की वैल्यू होती है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको, टेंजेंट 60 इक्वल टू 60√3 अपॉन 60, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू √3। ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे हैं, tan 60 √3 होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो बातें आपको बताई गई हैं इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर ये x है, ये x√3 है तो 30 एंगल, अगर ये x√3 है और ये x है तो 60 एंगल। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल छोटी साइड वाले, छोटी जो साइड है, जैसे ये 20 और 20√3, तो ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है ना, तो बड़ी के सामने का एंगल 60 और छोटी के सामने का एंगल 30, ऐसा यही हो रहा है। देखो ये 60 तो ये 30। ठीक है ना, देखो छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, बड़ी के सामने का 60, छोटी के सामने का 30। अगर √3 टाइम्स है तो ध्यान रखना है, √3 टाइम्स है तो करना है आपको ऐसे, तो एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाया। ठीक है बेटा, ठीक है, ये 90 का एंगल है, ये है ABC। ठीक है ना, तो अगर मैंने इसको 30 मान लिया, ठीक है बेटा, और ये 10 है, ये साइड कितनी है, 10 है, तो बहुत जल्दी से आप इसको लिख दो tan√3। इस जरूरत ही नहीं है आपको कुछ सोचने की, ये 10 है तो ये tan√3 होगी। ठीक है ना, अगर ये 10 है तो ये tan√3 होगी, क्योंकि ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के अपोजिट, ठीक है ना, जो वैल्यू होगी और 30 एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उनमें √3 टाइम्स का, ठीक है ना, डिफरेंस होगा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपको इस टाइप से ये सारी बातें समझनी हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distances A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is root of AB meters. तो देखिए क्या कहता है, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये टावर है, इसको मैंने टावर माना हुआ है बेटा, A पॉइंट B पॉइंट, AB इज ए टावर। ठीक है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस A एंड B मीटर फ्रॉम द बेस। तो इसके बेस से, ये जो बेस है टावर का, यहाँ से A मीटर और B मीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q माना हुआ। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये बेस से, और ये डिस्टेंस मेरे पास B है। ठीक है ना, मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द बेस इज B एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बेस A इज A। ठीक है बेटा, तो ये मैंने डिस्टेंस लेट कर ली जैसा कि उसने दे रखा है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। तो कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया, कोई पर्सन यहाँ से इधर देख रहा है इस पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर मेरे पास ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दोनों का सम करेंगे 90 हो गया। ये मेरे पास देखिए ये आपका क्या है, टावर है, ये टावर है हमारे पास। अब ये टावर है तो इसकी मेरे को क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, इसको मैंने h मान लिया।
दिस इज द एच मीटर। ठीक है बेटा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं बी ए पी, एक तो बी ए पी हो गया और एक हो गया बी ए क्यू, बी ए क्यू। तो दोनों ट्राइंगल का यूज करेंगे और ये एंगल हमारे पास है। सॉल्यूशन इन राइट ट्राइंगल पी ए बी में बेटा देखो जो आपको दे रखा होता है ना, जो साइड गिवन होती हैं, ठीक है ना, उसी और एंगल भी गिवन है, तो मैं उन्हीं में फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे मेरे पास बेस गिवन है, हाइट और ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर में मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि मेरे को ये थोड़ी फाइंड करना है। अगर मेरे को ये फाइंड करना होता हाइपोटेन्यूज तो मैं इसमें भी यूज़ कर लेता। ठीक है बेटा। तो ये थीटा है एंगल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना a। इक्वेशन हो गई 1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा, क्यू ए बी। तो इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, टेंजेंट एंगल कितना है 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है h है, बेस क्या है बेटा यहाँ b है, देखो इसका बेस b है। अब आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने 10th में पढ़ाई है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। ठीक है ना, क्या पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू h बाई बी। ठीक है। तो क्या करना है, cot थीटा कितना होता है बेटा, एक बार cot थीटा को भी लिखते हैं 1/10 थीटा होता है ना, 1/10 थीटा इक्वल टू h बाई बी। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, थीटा में आंसर थोड़ी लाना है, मेरे को तो h की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये कैंसिल करना है, tan थीटा आना ही नहीं चाहिए मेरे पास। तो tan थीटा कब नहीं आएगा, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करो और राइट साइड का मल्टीप्लाई करो। तो बेटा लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो tan थीटा का मल्टीप्लाई, ये tan थीटा है लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में 1/10 थीटा है, तो मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू यहाँ h बाई ए है और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है h बाई बी है। तो देखो 10 से 10 कट गया, इधर 1 बच गया, ये हो गया h स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है ना, ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी। तो बेटा यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ ए बी। दिस इज योर आंसर, यही प्रूव करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, पता है कि बिल्डिंग कुछ छोटी होती है ना, टावर बहुत ऊंचा होता है। मान लीजिए टावर हो गया, ये हो गया बेटा टावर। ठीक है ना, ये टावर है और ये हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है ना, ये बिल्डिंग है। अब क्या कहा इसने, इस ए बी बिल्डिंग मान लीजिए और सी डी टावर मान लीजिए बेटा। क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है, तो यहाँ से इसको देखा जा रहा है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 का एंगल है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, देखो यहाँ से इस टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। क्या कहा है उसने, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई
ये टावर है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर। क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको h मान लिया, ये h आपको फाइंड करना है। तो ये जो है एग्जैक्ट हमारे पास जो डायग्राम बनाया, तो इस टाइप का डायग्राम आपका बनाना है। आप देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा। एक तो ट्राइंगल है ABC, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, ठीक है ना, क्या है BCD। तो एग्जैक्ट क्या है कि ये भी एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी पूरा एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको मैंने मान लिया x। क्यों मान लिया? क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये कॉमन है, ये बेस और इसका भी बेस है, ये दोनों ट्राइंगल का ही सेम बेस है। क्या करेंगे बेटा? इन राइट ट्राइंगल ABC, अब ABC राइट ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम इसमें एंगल ले लेते हैं 1030 एंगल ले लेते हैं। देखो 30 एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जस्ट अपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो देखो एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो h/x हो गया, h/x। 1030 वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/√3 इक्वल टू h/x। यहाँ से x की वैल्यू हो गई √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? इन राइट ट्रायंगल, कौन सा बेटा? BCD में 1060 लेना पड़ेगा, क्योंकि BCD ये वाला ट्रायंगल है, इसमें एंगल कितना है? 60 है। तो परपेंडिकुलर क्या है? 50 गिवन है। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ये परपेंडिकुलर अपन बेस कितना है? x ही है। 1060 कितना हो गया बेटा? √3, दैट इज इक्वल टू 50/x। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? x की वैल्यू आ जाएगी 50/√3। देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/√3। वैसे ये वही कंडीशन आ गई, ये 60 एंगल, ठीक है ना, तो ये 30 होगा। तो 60 से जो आगे वाली, जो सामने वाली साइड है वो 50 है, तो ये वाली कितनी निकल के आएगी? 50/√3। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है? इस x की वैल्यू को आपको यहाँ लगाना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन फर्स्ट में लगा दो। देखो फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी हो गई? 50/√3 इक्वल टू √3h, ठीक है। तो बेटा यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो गई? देखो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50/3, ये हो जाएगा 16.67 मीटर। डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स which are in line with the foot of tower are alpha and beta. Find the distance between the two objects. देखिए कैसा डायग्राम है इसका। ये टावर है, ये टावर का फुट हो गया, इसको मैंने AB मान लिया, ये फुट ऑफ द टावर है। और यहाँ से इसी लाइन में दो पॉइंट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, इसको मैंने मान लिया ABCD, ये C है, ये D है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ से इन दोनों को यहाँ से देखा जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं बेटा। डिप्रेशन नीचे देखने से बनाएंगे, तो यहाँ से इसको देखा गया, फिर यहाँ से इसको देखा गया, ठीक है ना। तो एंगल क्या बने मेरे पास? एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा बीटा बने, जिसमें बीटा ग्रेटर है, अल्फ़ा छोटा है। तो बेटा ये बीटा होगा, देखो ये वाला, ये बीटा है, तो ये वाला अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। वो अल्फ़ा होगा तो ये बीटा होगा, क्योंकि दे रखा है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा है। तो बेटा जब ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, और ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, सो दीज आर द एंगल्स अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये बन गया बेटा। अब मेरे को ये हाइट, ये जो लेंथ निकालनी है, इसको मैंने x मान लिया, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये मेरे पास h है, ठीक है ना। क्या करना है, दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल CBA। देखो ABD बना, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। अब जो ABD ट्राइंगल है मेरे पास, ABD, इसमें देखो अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस क्या है, देखो इसको मैंने y मान लिया, ये मेरे पास नहीं था, तो बेस तो यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा ना, पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इधर आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू h कॉट अल्फा हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1/tan अल्फा कॉट अल्फा होता है। इक्वेशन हो गई बात। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखो ABC ये वाला ट्राइंगल, इसमें बीटा एंगल, तो ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना y, y की देखो y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू h अपॉन tan बीटा, और इसको मैं लिखूंगा h कॉट बीटा, इक्वेशन नंबर 2। देखो x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, इसका मतलब मेरे को क्या, y को एलिमिनेट करना है, तो बेटा इस y की वैल्यू को यहाँ से मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इसमें लगा दूंगा, तो देखो x फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट में लगाना है तो x प्लस, ठीक है बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, h कॉट बीटा इक्वल टू ये क्या है, h कॉट अल्फा। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू हो गई h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा, ये h कॉट बीटा उधर पहुँच जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे h, क्या हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, दिस इज योर आंसर। ये हो गई आपकी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड C। ये दो हमारे पास क्या थे, ऑब्जेक्ट्स थे, इनका बीच का डिस्टेंस आ गया, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। सबसे पहले यह है कि आपको डायग्राम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, डायग्राम अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।